इस वक्त अफगानिस्तान इज़ फुली अंडर कंट्रोल ऑफ तालिबान की तरफ से किसी फॉर्मल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट नहीं हुई। क्या ख़वातीन को यूनिवर्सिटीज़, उनकी वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस जाने का मौका फराम किया जाएगा? ख़वातीन की शमूलियत कैबिनेट के अंदर रियासती उमूर चलाने में क्या वो भी होगी या नहीं होगी? $1 मिलियन का एक पीस और 70 MRAPs आपने वहाँ पर जलाई हैं। हेलीकॉप्टर्स तो उनके पास हैं लेकिन सिर्फ टैक्सी कर सकते हैं, गाड़ियाँ तो हैं, चला नहीं सकते हैं। 30 साल जंग थी और उसके बाद ये हमें अमेरिकन ट्रॉफीज़ दे गए हैं कि आप जीत गए हो और लेट्स सेलिब्रेट। वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसे तालिबान इंक्लूसिव कह रहे हैं, क्या वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी? क्या दुनिया भी ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट तस्लीम करेंगी और तालिबान को एक्सेप्ट किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन पर बात करनी है एंड एज वी स्पीक नाउ इस वक्त अफगानिस्तान इज़ फुली अंडर कंट्रोल ऑफ तालिबान। हामिद कारज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर तालिबान की इस वक्त जो आर्मी है वो मौजूद है और गुज़श्ता रोज़ एक परेड भी हुई जिसकी मॉनिटरिंग खुद ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की, जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के। एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत सारे सवालात हैं, गैर यकीनियत है, कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन की बुनियादी वजह यह है कि अभी तक तालिबान की तरफ से किसी फॉर्मल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट नहीं हुई कि तालिबान की शुरा होगी क्या, कैबिनेट मेंबर्स कौन कौन से होंगे, कैबिनेट को लीड कौन करेगा, यानी रईसुल शोरा यानी रईसुल वज़रा कौन होगा। इस हवाले से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम लिया जा रहा है। कैबिनेट के कुछ मेंबर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं लेकिन अभी सब कुछ ज़राए के मुताबिक है, कुछ भी कन्फर्म्ड नहीं है। और बताया ये जा रहा है दोहा के अंदर जो मुज़ाकराती टीम है तालिबान की तरफ से वो कह रही है कि अगले 3 रोज़ के अंदर फॉर्मली हम अनाउंस कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब तक एक बाकायदा फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक कन्फ्यूजन तो रहेगी। लेकिन इस वक्त जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अमेरिकन्स ने तो अपना वादा पूरा कर दिया और वो वादा ये था कि वो 31 अगस्त तक अपनी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से निकाल लेंगे, यानी अफगानिस्तान को इवैक्यूएट कर देंगे। वो कर चुके हैं। एक वादा तालिबान का था और वो ये था कि ना सिर्फ इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे वो अफ़गानिस्तान के अंदर, बल्कि साथ साथ जो ख़वातीन की तरफ उनके जो कवानीन हैं, ख़वातीन की शमूलियत कैबिनेट के अंदर रियासती उमूर चलाने में क्या वो भी होगी या नहीं होगी? क्या ख़वातीन को यूनिवर्सिटीज़, उनकी वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस जाने का मौका फराम किया जाएगा या फिर तालिबान वही 96 और 2001 तक जो 5 साल दौरे हुकूमत था वही सख्त गिरी दिखाई देगी, वही शरिया लॉज दिखाई देंगे और वही सख्त से सख्त सज़ाएँ होंगी, पब्लिक हैंगिंग्स भी होंगी। ऐसे बहुत सारे खदशात हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी हैं। अच्छा, अब वन बाय वन बात करते हैं। एक और बुनियादी सवाल जो उठाया जा रहा था वो ये था कि ये जो कुछ हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ से इवैक्यूएट की हैं तो क्या ये तालिबान के साथ किसी एग्रीमेंट के तहत, किसी सेटलमेंट के तहत हुआ है? जो कुछ हुआ है ये कोई मैच फिक्सिंग है? अच्छा, सेटलमेंट तो जैसे मैंने आपको बता दी वो ऑब्वियसली है, 31 अगस्त तक अमेरिका को निकलना था और तालिबान के साथ भी कुछ चीज़ें दोहा पीस टॉक्स के अंदर तय हुई थी, यहाँ तक तो सेटलमेंट है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो कुछ खत्ते के अंदर हो रहा है इस पर तालिबान के साथ अमेरिका कोई सेटलमेंट है तो शायद ये कहना गलत होगा, क्योंकि जिस अंदाज से अमेरिका निकला है और जिस अंदाज से वो जाते हुए सब कुछ तबाह कर गया है, जला गया है। अब देखिए वो अफ़गान आर्मी जिसको बनाने में, खड़ा करने में, ट्रेन करने में $83 बिलियन अमेरिका ने झोंके हैं, निकलते हुए जनाब आपने अपनी 70 MRAPs जो हैं, मिलिट्री रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स जो थी, और एक जो ये व्हीकल है जो इम्प्रोवाइज्ड अटैक्स को रोकती है और जिसके बारे में कहा जाता है ये MRAPs कि जिन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जो अमेरिकन हैं ना सिर्फ उनकी लाइव्स को सेव किया है बल्कि उनकी लिम्स को भी सेव किया है। और एक पीस जो है ये तकरीबन $1 मिलियन का है। $1 मिलियन का एक पीस और 70 MRAPs आपने वहाँ पर जलाई हैं, आपने नाकारा बनाई हैं। और जनरल मैकेंजी को हम सुन रहे थे, वो ये कहते हैं कि ये थर्मेट ग्रेनेड हैं जिनको फोड़ा गया है और उससे 4000 डिग्रीज़ का टेम्परेचर जनरेट होता है, जिसके ज़रिए से जितनी आर्म्स एमिनेशंस पड़े हुए थे डिपो के अंदर वो सारे जलाए गए हैं। इसी तरह जो हमवीज़ हैं वो तकरीबन 27 हैं, लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स होती हैं और इनको रिप्लेस किया गया था फिर इराक़ में और अफ़गानिस्तान में MRAPs के ज़रिए से। 73 एयरक्राफ्ट्स बताए जा रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट्स कौन से हैं, मॉडल कौन से हैं, इसके बारे में तो कोई सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो उसकी एक पीस की जो प्राइस है वो $30 मिलियन है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की, इतना सारा इक्विपमेंट, इतने सारे आर्म्स एंड एमिनेशंस, उनको जलाकर खाकस्तर कर कर जाना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप तालिबान के साथ को डील करके
या एक रीजन के अंदर एक सेटलमेंट करके जा रहे हैं, आप तो अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को तबाह करके जा रहे हैं। और इसलिए करके जा रहे हैं कि पीछे तालिबान के पास कोई ऐसी सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट ना हो जो अमेरिका के पास थी, जो इंटेलिजेंस इक्विपमेंट था, इवन बहुत सारे जो वॉकी टॉकीज़ थे वो तक आपने जला दिए वहाँ पे। तो इस वक्त तालिबान की जो शक्ल दिखाई दे रही है वहाँ पे, हेलीकॉप्टर्स तो उनके पास हैं लेकिन सिर्फ टैक्सी कर सकते हैं, गाड़ियाँ तो हैं, चला नहीं सकते हैं। जो उनका रेडार सिस्टम था, सिक्योरिटी सिस्टम था, वो बिल्कुल नाकारा कर दिया गया। हाँ, वो ये कहते हैं कि ये ट्रॉफीज़ के तौर पर ज़रूर एक सिंबॉलिक वैल्यू इन सब की रहेगी। ये जो गाड़ियाँ वहाँ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, MRAPs हैं या फिर हमवीज़ हैं, उनको ट्रॉफीज़ के तौर पे तो तालिबान एक सिंबॉलिकली अपनी किसी जगह पे इसको अजायब घर के अंदर रख देंगे कि भाई ये वो 20 साल जंग थी और उसके बाद ये हमें अमेरिकन ट्रॉफीज़ दे गए हैं कि आप जीत गए हो और लेट्स सेलिब्रेट। अच्छा, अब जहाँ तक तालिबान के चैलेंजेस की बात है कि इसके बाद इस तरह के तबाह हाल अफ़गानिस्तान को, बल्कि खंडरिस्तान को फिर से रिवाइव करना, उसको खड़ा करना, उसका इकोनॉमिक रिवाइवल, उसकी एजुकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब वो चैलेंजेस हैं जो तालिबान को फेस करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये सब तब होगा कि जब आप इंटरनेशनली ममालिक के साथ को ट्रेड करने के काबिल होंगे, लोगों के साथ ट्रेड मुआहदे करेंगे, अपने सफ़रा को दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भेजेंगे। ये उस वक्त होगा जब दुनिया आपको एक्नॉलेज करेगी। लेकिन दुनिया आपको एक्नॉलेज कैसे करेगी? वो दो बातों पे करेगी। नंबर 1, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट तालिबान क्लेम तो कर रहे हैं कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तालिबान के यहाँ एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि तालिबान जिसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहते हैं, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होगी जिसमें तालिबान कहते हैं कि हम अफगानिस्तान में जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको गवर्नमेंट में शामिल करेंगे। लेकिन आपको ये देखना होगा कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे विंग्स हैं। जैसे देखिए पंशीर वादी के अंदर अहमद शाह मसूद जो है वो फाइट कर रहे हैं, अहमद मसूद के बेटे, और वो भी एक विंग है। दाइश एक बहुत बड़ा मिलिटेंट विंग है। फिर आप देखें नॉर्दर्न अलायंस जो अमेरिका ने खड़ा किया, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, विंग्स हैं। फिर इसी तरह से हिज़्ब इस्लामी के गुलबदीन हिकमत यार हैं, अब्दुल्ला टॉक्स के अंदर इंगेज्ड हैं, हामिद कारज़ई हैं। आपने अशरफ गनी का स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं किसी भले वक्त में वापस आऊँगा, यानी वो भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद किसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट का हिस्सा वो बन जाए। लेकिन तालिबान के नज़दीक शायद ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तारीफ नहीं है। उनके नज़दीक जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको हुकूमत में शामिल करके रियासती उमूर को बेहतर अंदाज में चलाना तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। लेकिन ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट शायद दिखाई नहीं दे रहा कि उसमें सब लोगों को जिनके साथ लड़ाई थी, फड्डा था, उन सबको टेबल पर बिठा के मुज़ाकरात करके, बातचीत करके हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। अच्छा, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसे तालिबान इंक्लूसिव कह रहे हैं, क्या वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी? क्या दुनिया भी ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट तस्लीम करेंगे और तालिबान को एक्सेप्ट किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नंबर 2 ये कि तालिबान अभी तक कह तो रहे हैं कि हम ख़वातीन को शूरा में शामिल करेंगे, कैबिनेट के अंदर होंगी, उनको ऑफिसेस जाने का भरपूर मौका दिया जाएगा, वो दरसगाहों में जा सकेंगी, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर। लेकिन एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अमली तौर पर भी इसका इजहार होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये भी है कि तालिबान अब बदल चुके हैं। नेचर ऑफ तालिबान इज़ चेंज्ड। हमारे वो दोस्त, वो सीनियर सहाफ़ी जो अभी वहाँ से होके आए हैं, वो यहाँ तक तो एग्री करते हैं कि ठीक है तालिबान बहुत बदले हैं, 20 ईयर्स में उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हैं तो वो तालिबान ही। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके रैंक एंड फाइल के अंदर कहीं डिविजन्स भी है, लेकिन बड़ी बड़ी जो हुकूमतें होती हैं वहाँ पर कोई ना कोई इख्तलाफ राय तो होता है आपस में लोगों का। तो तालिबान के यहाँ भी इख्तलाफ राय ज़रूर है, इस हवाले से एक कन्फ्यूजन ज़रूर है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये कन्फ्यूजन ओवरकम हो पाती है या नहीं हो पाती। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से दाइश अटैक कर रही है, और आपको पता है कि दाइश जो है प्योरली बैक्ड बाय अमेरिका ने उसको बनाया, खड़ा किया, पाला पोसा, और उसके स्लीपर सेल्स ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी मौजूद हैं। तो तालिबान विक्टोरियस तो हैं इस वक्त, वो गन शॉट्स करके सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री को, लेकिन दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। ये एक नए सफ़र का आगाज़ है, दिस इज़ नॉट एन एंड। ये एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ है और बहुत सारे चैलेंजेस, असल में जो रियल चैलेंजेस हैं, एक जंगजू थे, फाइटर्स थे, मलेशिया की सूरत में काम करते थे, जंगें तो आपने लड़ी हैं, लेकिन क्या तालिबान हुकूमत चला पाएंगे? वो रियल इश्यूज़ के साथ फाइट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इस हवाले से कितनी पेशरफ्त होती है ये अब आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताएंगे। थैंक यू।